अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज काफ़ी दिन के बाद आपके बीच हाज़िर हुआ हूँ। कुछ निजी मसरूफ़ियात और कुछ प्रोफेशनल मसरूफ़ियात अपनी थी जिस वजह से मैं हाज़िर नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं आपके बीच हाज़िर नहीं हुआ। कोशिश कर रहा था दरमियान में कि कमेंट्स का जवाब देता रहूँ सब लोगों को, लेकिन उसमें भी काफ़ी कोताही हुई है और इंशाल्लाह आगे मेरी कोशिश होगी कि वीडियोस जो हैं वो दोबारा रेगुलर बेसिस पे आएँ। और आप लोग इंतज़ार करते हैं, ये भी बहुत अल्लाह का करम है कि आप कोई हमें जो है वो आप लोग जो हैं वो हमें याद रखते हैं। और अक्सर कमेंट्स में ये सुनने को देखने को मिला मुझे कि आप लोगों ने कहा कि जैसे ख़ास तौर से मुदस्सिर सिद्दीकी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वो याद रखते हैं मुझे। और इसके अलावा काफ़ी लोग हैं, कुछ के आईडीज़ हैं, कुछ के नाम हैं, जमाल बलोच साहब हैं, बहुत से लोग हैं जिनका नाम लेना शायद मुझे याद भी नहीं रहते बहुत से नाम के, लेकिन फिर भी जिन जिन ने भी मुझे याद किया और जिन्होंने कहा कि भाई आप वीडियो नहीं बना रहे, बहुत दिन से नज़र नहीं आ रहे, तो उन सब के लिए मैं दोबारा जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ उनका, उनके मोहब्बत का और उनकी दुआओं का। और आगे हमेशा जो है वो दुआओं का तालिब रहूँगा। बस कुछ मसले होते हैं जिस वजह से ज़रा काम डिले हो जाता है। आज का जो वीडियो है वो एक पुराना टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं है। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आर्म्स इन्फो के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर तमाम वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा सवालों में रहता है, बहुत लोग सवाल इसके पूछते हैं और मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज एक तफसीली वीडियो बनाता हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करे और दूसरी इसमें कोई और बात ना शामिल हो। तो ये है 144 परमिट जिसे कहते हैं या कैरी परमिट जिसे कहते हैं, इससे रिलेटेड इसका आज मैं तफसीली एक पूरा एक जायज़ा आपको दूंगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि ये 144 परमिट होती क्या है, कैरी परमिट होता क्या है, हासिल कैसे किया जाता है और इसमें जो है वो क्या क्या हदूद और क़यूद होती हैं जिनके तहत आपको कैरी करने की इजाज़त होती है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब। ज़्यादातर मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि मेरे टॉपिक्स जो हैं ज़्यादातर सिंध से रेलिवेंट होते हैं, लेकिन जनरली ये तमाम पूरे मुल्क पे अप्लाई हो जाते हैं। आप अगर किसी भी सूबे में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, KPK में रहते हैं, जनरल रूल्स वो सेम रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो मेरी एक्सपीरियंसेस हैं वो सिंध से रिलेटेड हैं। तो इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया। एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूंगा कि वीडियो को बगैर स्किप करे देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जवाब हम दे देते हैं और लोग वही सवालात दोबारा से पूछते रहते हैं कि आपने फ़लाँ चीज़ का जवाब नहीं दिया। तो काइंडली वीडियो को स्किप करे बगैर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको जवाबात मिलेंगे। वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और यूट्यूब के ज़रिए शेयर कीजिएगा, डाउनलोड करके शेयर ना करें तो बेहतर है। ये मैं स्पेसिफिकली क्लियर कर देता हूँ इस बात को और वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। वन 144 परमिट है क्या चीज़? 144 परमिट, इसको 144 परमिट थोड़ा सा नॉर्मल जनरल अंदाज में कहा जाता है। यह है एक्चुअली वेपन कैरी परमिट। वेपन कैरी परमिट लागू कब से हुई? ये वेपन कैरी परमिट इसका जब से जानता हूँ, जब ज़्यादा शऊर में जब हम आए, तो ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के वक्त में, यानी कि आज से तकरीबन 20 साल पहले, ये जो है एक जनरल बैन लग गया था कि असलहे को उसकी नुमाइश नहीं की जा सकती। असलहा लाइसेंस याफ्ता असलहा जो होगा उसको आप कैरी नहीं कर सकते डिस्प्ले करते हुए, यानी कि खुला हुआ कैरी नहीं कर सकते। उसकी नाली और ट्रिगर एरिया छुपा होना चाहिए, यानी वेपन कंसील्ड होना चाहिए। और अगर आपने अपने जिस्म पे उसे नस्ब किया हुआ है, लगाया हुआ है, तो आपका वेपन नज़र नहीं आना चाहिए। हाँ, जो जाहिर हो जाए वो एक अलग बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वेपन कभी कभी लगा होता है तो कपड़े से महसूस हो जाता है कि वेपन लगा हुआ है, इससे ज़्यादा वो वेपन ओपनली जाहिर ना हो। तो एक जनरल
बैन लग गया था, 144 का एक जनरल बैन लग गया, जो कि आज तक शायद वो इंप्लीमेंट है, वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस परमिट का नाम, जो कि एक जनरली कैरी परमिट होता है, उस परमिट का नाम उर्फ आम में जो है 144 परमिट हो गया। ये बात जरूर याद रखिएगा कि इस परमिट को अगर 144 बैन लगा हुआ है नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे कि मुहर्रम में लग जाता है, रबीउल अव्वल में लग जाता है, इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, तो उस दौरान अक्सर आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप अभी असलहा कैरी करना अलाउड नहीं है। इलेक्शंस के दौरान ये चीज़ होती है। अभी अगर फ्यूचर में इलेक्शंस हुए, नियर फ्यूचर में, तो ये बैन लगा होगा, तो उस सूरत में ये परमिट सस्पेंड हो जाते हैं, ये परमिट नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये उस 144 के दरमियान नहीं चलता, जो कि टाइम टू टाइम लगता रहता है। अगर 144 परमिट पढ़ें तो उसके एक पॉइंट में ये बात लिखी हुई भी होती है कि ये सस्पेंडेड होगा ड्यूरिंग बैन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं इसे, ज़ाब्ता फौजदारी कहा जाता है। इसके तहत कोई ऑर्डर पास हो सकता है जिसमें जनरली कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 5 से ज़्यादा लोग खड़े ना हो, वेपन कैरी नहीं कर सकें, स्पीच नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्डर हो सकता है इसमें 144 में। लेकिन अगर ऐसा बैन लगा है असलहे की कैरी करने पे या मूवमेंट पे, तो फिर ये नाकाबिले इस्तेमाल होगा। एक पॉइंट आप ये ज़रूर याद रखिए। दूसरा, इस परमिट को आप किसी भी रिलीजियस प्रोसेशन, यानी कि कोई जलसा जुलूस हो रहा है, रिलीजियस इज्तिमा हो रहा है, ईदगाह है, या नमाज हो रही है, मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही है, या नॉर्मल कोई भी नमाज हो रही है, उनमें आप इस असलहे को, और इसके अलावा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसके कैंपस में आप इसे नहीं ले जा सकते। ये बैन इम्पोज रहेगा, ये परमिट नाकाबिले इस्तेमाल होगा। वहाँ पे आप ये शो नहीं कर सकते कि मेरे पास कैरी परमिट है तो मैं ये लेके चलूँगा। ये वहाँ पे बिल्कुल ममनू है, मना है, और आप वहाँ इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये हो गया इसके अंदर। ये भी परमिट के अंदर ही लिखा होता है। अगर आप गौर से उस परमिट को पढ़े तो 4-5 पॉइंट हैं उसके अंदर कि लाइसेंस वैलिड होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है लाइसेंस की बेस पे आपको ये परमिट मिल रहा है तो लाइसेंस भी वैलिड होना ज़रूरी है। अगर लाइसेंस वैलिड नहीं है, इनवैलिड लाइसेंस है, तो परमिट बिल्कुल ही इनवैलिड होगा। जाहिर है जो सोर्स इनवैलिड है तो उसका आउटपुट भी इनवैलिड ही कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा इस परमिट के अंदर आप अगर किसी बैंक में दाखिल हो रहे हैं, ये मुझे एक जमाल बलोच साहब ने मुझे सवाल पूछा था, चंद रोज़ पहले ये सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब दे ही दूँ साथ साथ। उन्होंने कहा कि अगर बैंक्स वगैरह में हम जा रहे हैं तो उसका कैरी करने का क्या तरीका होता है। जनाब ये याद रखिएगा, बैंक्स और इस तरह के इदारे, हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत से हॉस्पिटल्स में ये चीज़ है, वहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, तो वहाँ पे आप अंदर नहीं ले जा सकते। बैंक्स में आपको गार्ड जो है वो रोक लेगा, और अगर फर्ज करें उससे चूक भी गया तो आप अगर पकड़े गए अंदर जाके तो वो इलीगल कंसिडर होगा, क्योंकि उन इदारों में असलहा ले जाना पाबंदी होती है, उसके ऊपर मना होता है। अभी रिसेंटली भी मैं जैसे कि मैं अपना वाक़या बताऊं, मैं भी रेगुलर कैरी करता हूं, तो मेरे पास भी अक्सर पिस्टल रहती है मेरी, तो उस वजह से मैं बैंक में जब दाखिल होता हूं तो मैं क्या करता हूं, गाड़ी में अपने वो असलहे को सेफ कर देता हूं या रख देता हूं, और फिर उसके बाद बैंक में दाखिल होते हैं, बैंक में जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी गार्ड्स मौजूद हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, वो गार्ड्स हैं, भले ही वो बैंक की हिफाजत के लिए हैं, लेकिन बैंक को अगर हमारी वजह से ख़तरा हो जाए तो फिर एक गलत बात हो जाएगी और हम जो हैं वो मुसीबत में फंस जाएंगे। तो बैंक्स वगैरह में काइंडली कोशिश ये करें कि या तो 2 अफराद जाएं, एक अगर आपको अपनी सेफ्टी का कंसर्न है तो एक शख्स जो रिटेनर हो आपका, वो गाड़ी में बैठा रहे, वेपन लोड रखे जैसे रखना है, पैसे की मूवमेंट है या जो भी चीज़ है, और दूसरा शख्स जाके आराम से पैसा रिट्रीव करे, लेकर आए। अच्छा, इस सूरत में रिटेनर होना भी जो है वो काबिल माफ़ी हो जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर कोई डाकू या इस तरह के मुख्तलिफ गुंडा अनासिर आ जाते हैं, तो असलहा जिसके भी हाथ में हो वो अपने माल का दिफा कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। मेरे एक वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था, बड़ा तफसील से समझाया था, लोगों के बड़े कमेंट्स आ रहे थे फिर परमिट का फ़ायदा क्या है, फिर असलहा रखने का फ़ायदा क्या है। तो भाई फ़ायदा ये है कि आप अपना दिफा कर सकते हैं, ये आपका फ़ायदा है। इसके अलावा एक जो पॉइंट, अच्छा 144 परमिट की कुछ हुदूद और क़यूद मैंने आपको ये बता दी हैं। अभी भी कुछ दरमियान में वीडियो को याद आएंगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला
वो बताता रहूँगा। नॉर्मली मेरे वीडियोस अनकट होते हैं, मैं एक सीरीज़ में बोल रहा होता हूँ और मुझे जो है वो दोबारा रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस वीडियो को। तो ज़ाहिर है सब्सक्राइबर से बात कर रहे हैं, ये एक फैमिली की तरह हैं आप लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गलत बात निकले तो भाई माजरत उसके लिए, कोई बात नागवार गुजर जाए किसी को तो माजरत। अच्छा, अब ये बता दें कि 144 परमिट हासिल कैसे किया जाता है। इसका एक नॉर्मल प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हर लाइसेंस होल्डर खुद जाके अपना परमिट निकलवा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं होती और किसी से हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ जैसे हमें कोई खा जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, या आपसे कोई पैसे मांग लेगा। आप खुद सिटीजन्स खुद हिम्मत करें, होम डिपार्टमेंट जाएं। देखें, कैरी परमिट होम डिपार्टमेंट से इशू होता है, नंबर 1। इसके लिए कोई अलग से दरखास्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, आपकी जो है एप्लीकेशन, जो आप खुद बनाएंगे दरखास्त की शक्ल में। एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे कि मैं फला फला टू द होम सेक्रेटरी ये बनेगी, या एसओ आर्म्स के नाम बनेगी। वैसे होम सेक्रेटरी जनरली आप बना लें, टू द होम सेक्रेटरी एप्लीकेशन बनेगी। एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट मेरे उस पर भी, पेज के ऊपर भी जो पोस्ट आती हैं उसमें भी लगा हुआ है, और फेसबुक के भी चैनल के ऊपर पोस्ट के ऊपर उसका एक फॉर्मेट लगा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो देख लें। ऑल पाकिस्तान परमिट या 144 परमिट, एप्लीकेशन का मतन सेम रहेगा, थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, सिर्फ उसमें ऑल पाकिस्तान आ जाएगा और इसके अंदर 144 आ जाएगा, कैरी परमिट आ जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको यह बताना ज़रूरी है कि आपकी मूवमेंट होती है, आप कहाँ आते जाते हैं, आपका बिजनेस क्या है। वैसे तो लाइसेंस के रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन दरख्वास्त जो है वो देने में आपको ये बातें ज़रूर बतानी है कि मैं फ़ला फ़ला, लाइसेंस नंबर इतना इतना, मेरा जो है वो मूवमेंट रहती है, शहर के अंदर मूवमेंट रहती है, इलाके के अंदर, सिंध के अंदर मूवमेंट रहती है मेरी। ये सिंध के अंदर वैलिड होगा, ये बात भी याद रखिएगा। प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है, प्रोविंस के अंदर ही वैलिड रहेगा, प्रोविंस से बाहर जर्नी परमिट अप्लाई होता है, जिसका वीडियो एक और मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देखिएगा उसके ऊपर। तो एप्लीकेशन में आप ये बात लिखेंगे कि मुझे क्यों ज़रूरत है इसकी, मुझे क्यों इशू किया जाए। आप ये चंद लाइनें लिख के अपने लाइसेंस के फ्रंट पेज जो आपका है, जिसमें आपकी तस्वीर लगी है और थोड़ी बहुत डिटेल जो फ्रंट पेज होता है, उसकी आप फोटोकॉपी लगाएंगे। इसके अलावा 2 तस्वीर, पासपोर्ट साइज 2 तस्वीर आप लेंगे। ये दोनों तस्वीर अपने उसके साथ शनाख्ती कार्ड की लगा दें तो मुनासिब है, कोई हरज नहीं है, ना भी लगे तो लाइसेंस की काफ़ी है। ये तीनों चीज़ें आप लेके होम डिपार्टमेंट, तुगलक हाउस जो आपका है, सेक्रेटरी होम जो सेक्रेटेरिएट है, सिंध सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे आप जाएंगे और एसओ आर्म्स के सामने आप ये पेश होंगे, ये तीनों चीज़ें लेके। वो आपका ओरिजिनल लाइसेंस चेक करेगा, उसको देखेगा कि ये वाकई सही है नहीं है, और उसी वक्त उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर देगा कि इनको परमिट इशू कर दिया जाए। और वो परमिट जो है, उनका कंप्यूटर का जो पर्सन बैठा हुआ है, वो परमिट उस वक्त प्रिंट करेगा, आपको देगा। उस परमिट के ऊपर आपका नाम, डिटेल्स, परमिट हर एक जानता है किस तरह का है, तस्वीर में लगा भी दूंगा और वैसे भी वीडियो में मौजूद रहेगी, और वैसे भी मेरी पोस्ट में कहीं ना कहीं लगी भी होंगी। और सब लोग जानते हैं 144 परमिट या कैरी परमिट होती किस तरह की है। वो प्रिंट आउट, एक लेआउट आपको देगा उसका, उस पर जो है आप अपनी तस्वीर चस्पा कीजिए, भले स्टेपल कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि एसओ जो है उस पर साइन करेगा, मोहर लगेगी, उस पर सामने वाले रूम से मोहर लगेगी, और ये आपका परमिट वैलिड हो जाएगा। इसकी एक फ़ोटोकॉपी आप चाहें तो होम डिपार्टमेंट में जमा करा दें। कभी कभी होता है कि वो नहीं रखते। 2 तस्वीरों का मतलब ही यही होता है कि वो परमिट जो निकलते हैं, कागज़ जो प्रिंट होता है, वो 2 कागज़ निकलते हैं। एक कागज़ होम डिपार्टमेंट पर रह जाता है और एक जो है वो आपके पास रह जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये वैलिड होता है 180 दिनों के लिए, 6 महीने के लिए तकरीबन ये वैलिड होता है आपका लाइसेंस। 180 डेज, 180 डेज के लिए। पहले के वक्तों में, जब आज से 8-10 साल पहले, इसकी कोई मियाद नहीं होती थी, ये एक दफ़ा इशू करा लिया और फिर मौजूद रहता था, जब तक आपके पास जो है वो लाइसेंस है वो तब तक मौजूद रहता था। लेकिन अब इसकी जो टाइम लिमिट कर दी गई है वो 6 महीना कर दी गई है, ताकि आप 6 महीने बाद दोबारा इस परमिट को इशू कराएंगे। अगर आपका परमिट एक्सपायर हो जाएगा तो आप वेपन कैरी करने से कासिर हो जाएंगे, कंसील कैरी करने से भी कासिर हो जाएंगे। इसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर बता दूं, जितने भी सिंध के कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस होल्डर्स हैं, सिंध के कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस होल्डर्स और पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हैं, पंजाब के हैं या केपीके के हैं, कार्ड लाइसेंस, कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस, इन सब को एक इजाज़त ज़रूर होती है। वो बात याद रखिएगा, उसके लिए आपको किसी किस्म की 144 परमिट या कैरी परमिट की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना असलहा अपनी गाड़ी में
अपने घर में आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर कोई आप बैग रखते हैं, जैसे कि लोग नॉर्मली चला करते थे, पुराने वक्तों में ब्रीफकेस हुआ करते थे, ब्रीफकेस रखते हैं, तो उस ब्रीफकेस में भी आप अपनी वेपन को, पिस्टल को, रिवॉल्वर को, किसी भी इस तरह के छोटे असलहे को आप रख सकते हैं। इस पे किसी किस्म की 144 परमिट की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी मैं लीगली आपको बता दूं। आपका जो लाइसेंस है उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है, लाइसेंस टू पोजेस फायर आर्म्स, लाइसेंस टू पोजेस फायर आर्म, यानी कि आप अपने लाइसेंस का कब्जा रख सकते हैं, पोजेशन रख सकते हैं। और पोजेशन जो है वो लाइसेंस के ऊपर हो सकती है, और पोजेशन चूंकि आप ही के साथ होगी, आप होंगे तो आपके साथ वो पोजेस होगा, तो इन सूरतों में आप वेपन को कैरी कर सकते हैं। फिर से क्लियर कर दूं, गाड़ी में लेके चल सकते हैं, डैशबोर्ड में लेके आराम से चलें, कोई हर्ज नहीं है। दिखावा ना करें, पिस्टल को लहराएं नहीं, दिखाएं नहीं। घर के अंदर तो रखा ही जा सकता है। ब्रीफकेस या बैग वगैरह जो रखते हैं लोग, नॉर्मली जो बैग्स रखते हैं या ब्रीफकेस रखते हैं, उनके अंदर भी उस वेपन को रखा जा सकता है लाइसेंस के साथ। 144 परमिट में आखिरी बात मैं ये कर दूं कि लाइसेंस की मौजूदगी लाजमी है। अगर परमिट ही लेके घूम रहे हैं तो वो वैलिड नहीं कंसिडर होगा, और आपको बाद में तकलीफ उठानी पड़ेगी, थाने जाना पड़ेगा, और वो जाके जो है आपको वहां पे फिर लाइसेंस भी दिखाओ और परमिट भी दिखाओ, तो ये ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिर्फ लाइसेंस लेके चलना किन सूरतों में अलाउड है वो मैंने बता दिया, और परमिट के साथ लाइसेंस लेके चलना लाजमी करार दिया जाता है। लाजमी तौर पर आपको इसकी पासदारी करनी है। वीडियो के अंदर कोई चीज़ अगर रह गई हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। आज के इस वीडियो में मैंने बड़े तफसील से 144 को कवर किया है, हर एंगल से कोशिश की है कि इसको बता दूँ, ताकि लोगों को जो सवालात होते हैं वो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएं। एक एडिशन मैं और कर दूं, बलूचिस्तान का जो लाइसेंस है वो है मैनुअल लाइसेंस। जो जाफराबाद वगैरह का लाइसेंस मिलता है वो है मैनुअल लाइसेंस। तो मैनुअल लाइसेंस के ऊपर 144 परमिट मिलना थोड़ा मुश्किल है। सिंध के अंदर मिल जाती है, एजेंट्स वगैरह ये लोग करवा देते हैं, वो मुझे उसका कोई तरीका का नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी दानिश में ये चीज़ देखी है कि उसको परमिशन देने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। उसकी वजह ये होती है कि उस लाइसेंस की वैलिडिटी जो है वो 100% नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटराइज नहीं होता, मैनुअल होता है, तो उसमें एक शक का आंसर बाकी रहता है। तो एसओस को हमने देखा है और मुख्तलिफ ऑफिसर्स को देखा है कि वो आराम से उसके लिए परमिट इशू नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि बलूचिस्तान के लाइसेंस जो है उसको वहीं से परमिट वहाँ से निकलवाएं, वहीं से लेके चलें, आप वहीं पे बलूचिस्तान में इस्तेमाल करें। यहाँ पे इस्तेमाल करने में थोड़ा सा एहतियात करें। मैं कोई उसकी मना नहीं कर रहा, पाकिस्तान का लाइसेंस है, ऑल पाकिस्तान है, तो जहाँ चाहें इस्तेमाल करें। और ना ही मैं कब बायस हूँ उससे, या मैं उसकी कोई वैल्यू कम कर रहा हूँ। लाइसेंस होता है जहाँ का भी है, लेकिन जेन्युइन होना ज़रूरी है। वीडियो में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।